हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। तो हम लास्ट वीडियो में हमने सेकंड ग्रेड जीके के फर्स्ट पेपर के अपन ने 50 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा चैनल है, इस पे आपको जीके के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की या फिर फर्स्ट ग्रेड की, उनको भी इंग्लिश से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद ने इंग्लिश से पहले थर्ड ग्रेड और फिर सेकंड ग्रेड क्लियर किया है। प्रेजेंट में मैं सीनियर टीचर हूँ। तो किस तरीके से मैंने तैयारी की वो भी आपको बताया जाएगा। और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो सभी चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम 51 क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 50 तक अपन ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस देख लिए थे, अच्छे से उनको समझ भी लिए थे कि किस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन वहाँ पर राइट था। अब हम यहाँ पर 51 क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो 51 अपना जो क्वेश्चंस है वो 51 क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है। उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, उस राज्य के राज्यपाल के पास या फिर राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों इन चारों में से जो राइट ऑप्शन अपना है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, 52 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो विकल्प सही नहीं है यहाँ पर वो अपने को देखना है। विकल्प नंबर 1 है सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 75। 3 मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 75(1). व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अनुच्छेद 75(2). किसी मंत्री को पद की शपथ, किसी मंत्री को पद की शपथ, अनुच्छेद 75(5). तो इनमें से जो सही नहीं है वो यहाँ पर दोस्तों कौन सा है, वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4। किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) में नहीं है। बाकी सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) में है। मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में 1 में है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75(2) में है। लेकिन मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) में नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अपना, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 1 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50।
2. समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44. 3. प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42A. ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, सही है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पर ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 ये भी यहाँ पर सही है, लेकिन प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42A में नहीं है। तो यहाँ पर ये विकल्प गलत है, सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो अपना सही आंसर होगा वो यहाँ पर सही आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 14 फरवरी 1947 को, 27 फरवरी 1947 को, 21 मार्च 1947 को, 23 मार्च 1947 को। तो यहाँ पर जो दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वो हुआ था ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो हुआ था 23 मार्च 1947 को। दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? वो प्रारंभ हुआ 23 मार्च 1947 को यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। इसके बाद अपना जो क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दोस्तों है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1939 में हुई थी, 1943 में हुई थी, 1945 में हुई थी, या फिर 1948 में हुई थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है अपना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो भारतीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1943 में, ये स्थापना हो गई थी 1943 के अंदर। अगला क्वेश्चन 56 पे चलेंगे। 56 जो अपना क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, वो है शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया? सभ्यताओं के टकराव का विचार किसने दिया? हेनरी किसिंजर, जोसेफ नाए, सैमुअल पी हंटिंगटन, रिचर्ड रोज क्रेंस। तो यहाँ पर जो सभ्यताओं के टकराव का विचार जिसने दिया था वो यहाँ पर महापुरुष थे, कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, सैमुअल पी हंटिंगटन। इन्होंने सभ्यताओं के टकराव का विश्व में शीत युद्धोत्तर विश्व में सभ्यताओं के टकराव का यहाँ पर विचार दिया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 57वें क्वेश्चन जो है अपना वो यहाँ पर है, निम्नलिखित सूची पी को सूची आर से सुमेलित करें। सूची पी को सूची आर से सुमेलित करना है। सूची पी में और सूची आर। सूची पी में जो ए में दिया गया है वो है
AIADMK 1997, BJD 1972, INLD 1999, SP 1992। तो इनको सही सुमेलित करना है। यहाँ पर जो दोस्तों 57 वाले क्वेश्चन में अपना जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी AIADMK ये है 1972, BJD 1997 से सुमेलित है, INLD ये है 1999, SP ये है 1992। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 80 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, AITUC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INTUC, भारतीय जनता पार्टी, HMS, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, TUCC। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा विकल्प सही नहीं है ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अपना वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, HMS ये सही नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन 59 जो साइकोलॉजी से है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? जो कथन उपयुक्त नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना होगा वो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, यह तथ्यों को जैसे वे हैं उसी तरह लेती है। 2, यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है। ऑप्शन नंबर 3, यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। तो यहाँ पर जो विकल्प उपयुक्त नहीं है, जो कथन यहाँ पर उपयुक्त नहीं है वो यहाँ पर कौन सा कथन है हो जाएगा दोस्तों? वो यहाँ पर कथन हो जाएगा कथन नंबर 3। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर विकल्प सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 59 में ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 जो क्वेश्चन है अपना वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में जो सही कथन नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही बात है।
ये बिल्कुल यहाँ पर बात जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। क्या यह सही बात है? ये सही है या नहीं, इसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। बिल्कुल है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। बिल्कुल है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो अपना यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही कथन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर जो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 61। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया? लियोनिद ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर पुतिन। तो यहाँ पर 61 में जो राइट आंसर होगा वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो अपना क्वेश्चन यहाँ पर है 62। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। तो यह किस विकासात्मक सिद्धांत की अवधारणा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अपना वो यहाँ पर 62 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63। ब्रॉन फेरब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियाँ जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। ब्रॉन फेरब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियाँ जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय, पड़ोस, ये ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें जो है विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर व्यतीत करता है कहलाता है। यानी वह स्थितियाँ जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, सगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? सूक्ष्म तंत्र कहलाता है, मध्य तंत्र कहलाता है, बृहद तंत्र कहलाता है, या वही तंत्र कहलाता है। तो ये जो स्थितियाँ है वो स्थितियाँ क्या कहलाएगी यहाँ पर? वो स्थितियाँ दोस्तों यहाँ पर कहलाएगी ऑप्शन नंबर 1, सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत ये सारी स्थितियाँ आती है। यानी विद्यार्थी का परिवार, सगी साथी, विद्यालय और पड़ोस, ये सब जो स्थितियाँ है वो सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत आएगी दोस्तों यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है
वो अपना यहाँ पर हो जाएगा 64 वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दोस्तों अपना है, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही है। भाषा का विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे बालक जो है बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास पूर्व अनुमाननीय है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अपना वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 64 में ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर यहाँ पर विकास अग्रसर होगा दोस्तों। जन्म के समय सिर्फ बालक जो है रोने की साधारण क्रिया प्रारंभ करता है, फिर वो धीरे धीरे शब्दों को सीखता है, शब्दावली प्राप्त कर लेता है। तो पहले सामान्य और उसके बाद वो धीरे धीरे विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर 64 में जो राइट आंसर होगा अपना वो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 65 वो है अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम के निर्धारक ऑप्शन नंबर ए अधिगम की प्रकृति, बी अभिप्रेरणा का प्रभाव, सी विन्यास का प्रभाव या डी अभ्यास। तो अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, ये अधिगम के निर्धारक है। उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है दोस्तों? सही विकल्प यहाँ पर कौन सा है? केवल ए एवं बी सही है, केवल बी एवं सी सही है, केवल ए बी एवं सी सही है या फिर ए बी सी और डी तीनों सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है वो है 66 निर्मितिवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? निर्मितिवादी अधिगम के लिए उपयुक्त परिस्थितियां कौन कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान की सक्रिय सर्जन और व्याख्या, सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम सुविधाजनक बनाना। तो यहाँ पर जो कोड दे रखे हैं वो यहाँ पर दोस्तों है एक ऑप्शन 1 ए और डी सही है, 2 ए बी और सी सही है, ऑप्शन 3 ए बी
ए बी सी और डी सही है, ऑप्शन 4 बी सी और डी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी परिस्थितियाँ निर्मितवादी अधिगम के लिए उपयुक्त है। ये सारी परिस्थितियाँ यहाँ पर उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67। अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ऑलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। 67 जो क्वेश्चन अपना है वो ये है कि मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है। अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ऑलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है। यह लक्षण क्या कहलाता है? केंद्रीय, प्रधान, जिसको कोऑर्डिनल भी कहते हैं, द्वितीयक प्रकृति, स्वभाव कहते हैं, या फिर स्रोत। तो यहाँ पर जो ये लक्षण है वो लक्षण क्या है? यहाँ पर जो अपना 67 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा प्रधान। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनल, प्रधान यह लक्षण होता है। अगला जो क्वेश्चन है 68 वो अपने पास है व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? यानी कौन सी विशेषता प्रक्षेपी प्रविधियों की नहीं है? विशेषता नहीं है। एक, चैतन्य अनुक्रिया, अस्पष्ट विषय वस्तु, बहुपक्षीय या बहुविमीय अनुक्रियाएं, स्वतंत्र अनुक्रियाएं। तो यहाँ पर जो व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की एक विशेषता नहीं है, यानी 3 विशेषता तो यहाँ पर है और एक नहीं है। तो वो यहाँ पर कौन सी है दोस्तों? तो वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1। बाकी तीनों इसकी विशेषताएं हैं। अस्पष्ट विषय वस्तु विशेषता है, बहुपक्षीय अनुक्रियाएं विशेषता है ये भी, स्वतंत्र अनुक्रियाएं ये भी इसकी विशेषता है, लेकिन चैतन्य अनुक्रिया इसकी विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो 68 में जो अपना राइट आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 69। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है। यानी पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुसार जो व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं, विकल्प का चयन कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं, या समायोजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 69 में जो राइट आंसर अपना होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, समायोजन। अगला क्वेश्चन है 70। वो क्वेश्चन अपना यहाँ पर है अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 धारणात्मक उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक, अवधानात्मक। ऑप्शन नंबर 2
अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरणात्मक, अवधानात्मक, उत्पादन, धारणात्मक। ऑप्शन नंबर 4 अवधानात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक या धारणात्मक। तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो सही क्रम कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर जो सही क्रम है वो यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। सबसे पहले आएगा अवधानात्मक, उसके बाद धारणात्मक, उसके बाद उत्पादन और उस सबसे लास्ट में जो होगा वो आएगा अभिप्रेरणात्मक। तो यह अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का यह सही क्रम है। अगला जो 71 वाला क्वेश्चन अपना है वो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, गार्डनर ने जो यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था उस बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से 3 तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार है, लेकिन एक यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है। तो जो प्रकार नहीं है वो कौन सा है यहाँ पर दोस्तों? सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है तरल बुद्धि, दूसरा ऑप्शन तार्किक गणितीय बुद्धि, थर्ड भाषीय बुद्धि, फोर्थ संगीत बुद्धि। तो यहाँ पर जो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, भाषीय बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है, संगीत बुद्धि भी है। तो जो प्रकार यहाँ पर नहीं है वो प्रकार नहीं है तरल बुद्धि। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाएगा अपना, वो है बाकर मेहेड़ी के सृजनात्मक परीक्षण। बाकर मेहेड़ी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है ऑप्शन नंबर 1 3 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण, 3 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक उप परीक्षण, 4 शाब्दिक और 4 अशाब्दिक उप परीक्षण, 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। तो बाकर मेहेड़ी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित जो है वो यहाँ पर है दोस्तों 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण, ये यहाँ पर सम्मिलित है। बाकर मेहेड़ी के सृजनात्मक परीक्षण में 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण यहाँ पर सम्मिलित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना होगा 72 के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? जैविक प्रेरक कौन सा नहीं है? ऑप्शन है भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद, लैंगिक अंतर्नोद, जिज्ञासा अंतर्नोद। तो यहाँ पर जो जैविक प्रेरक नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जैविक प्रेरक नहीं है। जिज्ञासा अंतर्नोद यहाँ पर जैविक प्रेरक नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 74 मैस्लो के सिद्धांत के बारे में है। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। ऑप्शन है सम्मान, संज्ञानात्मक, आत्मसिद्धि या संबंधन। तो जो मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया था उसमें अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि उच्चतम जो आवश्यकता है वो है यहाँ पर आत्मसिद्धि। यहाँ पर उच्चतम जो आवश्यकता है वो यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना आत्मसिद्धि, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने जो बहुकारक सिद्धांत दिया था उसके अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है। स्तर, श्रेणी, क्षेत्र या फिर गति। तो थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह यहाँ पर कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है स्तर, श्रेणी, क्षेत्र या फिर गति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्तर यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो स्तर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 जो अपना यहाँ पर है वो यहाँ पर दोस्तों है प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली बालकों पर लागू नहीं होती है? जल्दबाजी, अपने अनुसार आगे बढ़ना यानी स्वयं आगे बढ़ना, अनभिज्ञता, कुशल होने का जुनून। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों की जो विशेषता है वो यहाँ पर अपने अनुसार आगे बढ़ना है, सही है। अपने अनुसार आगे बढ़ना है, बिल्कुल है। यहाँ पर जल्दबाजी है, कुशल होने का जुनून भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर अनभिज्ञता यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर 76 में ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की है, इस आधार पर अभिवृत्ति का यह घटक है संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक। तो अभिवृत्ति का यह घटक कौन सा है? तो यहाँ पर 77 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भावात्मक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 77 में राइट आंसर हो जाएगा, भावात्मक यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 78 अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं, क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, आम आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है।
व्यक्तिगत, स्वतंत्र, अंतर्निर्भर, सामयिक। तो यहाँ पर 78 में जो राइट आंसर होगा अपना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंतःनिर्भर। यानी अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है अंतःनिर्भर कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःनिर्भर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 79 है, विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना। शिक्षण की यह व्यूह रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी यहाँ पर जो पूछ रहे हैं वो ये है कि कोई भी नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल शब्दों में और जो पूर्व में उसको वो जानता है उससे संबंधित करके उसको उसके सामने प्रस्तुत करना, विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करना। यह व्यूह रचना किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सृजनात्मक विद्यार्थी के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए, धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए या अपचारी बालक के लिए? तो यह जो व्यूह रचना है, यह व्यूह रचना किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह व्यूह रचना धीमी गति के अधिगमकर्ताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 में। अगला अपना क्वेश्चन है 80। मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से खोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? मेवात और डांग क्षेत्र खोपेन के जलवायु प्रदेश में किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो ये सम्मिलित है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर 1 AW, ऑप्शन नंबर 2 BSHW, ऑप्शन नंबर 3 BWHW, ऑप्शन नंबर 4 CWG। तो यहाँ पर जो मेवात और डांग क्षेत्र जिस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है वो जलवायु प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा अपना। वो जलवायु प्रदेश यहाँ पर दोस्तों कौन सा है? वो जलवायु प्रदेश यहाँ पर है CWG। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलती है, सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहती है और फिर अंत में जाके कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है, कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है? तो वह कौन सी नदी है? वह नदी माही है, पश्चिम बनास है, साबरमती है या मोरैन है? तो वह नदी अरावली पश्चिमी ढालों से निकलती है और सिरोही में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। वह नदी यहाँ पर दोस्तों है पश्चिम बनास यहाँ पर वह नदी है जो कहाँ से निकलती है? पश्चिम बनास यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कहाँ से निकलती है? अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती है, सिरोही के क्षेत्रों में बहते हुए मिल जाती है, विलीन हो जाती है कच्छ की खाड़ी में। वह नदी है पश्चिम बनास। तो पश्चिम बनास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है 82।
वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र था। कुल वन क्षेत्र कितना था 31/3/2022 को? किसके अनुसार? प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अपना वो 82 में राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर कुल वन क्षेत्र था। अगला जो क्वेश्चन है 82, वो यहाँ पर है राजस्थान में अलसी उत्पादक राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले हैं। वे कौन से जिले हैं जिसमें प्रमुखतः अलसी का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर है अजमेर, पाली, नागौर, सीकर। ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। ऑप्शन नंबर 4 बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो अलसी उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अलसी उत्पादक जिले दोस्तों यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये यहाँ पर अलसी उत्पादक जिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 83 में अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है 84 अपना क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही कूट का चयन करना है। ए में है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। बी अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। सी जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। ये 3 कूट यहाँ पर दे रखे हैं। ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी सही है, बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए और सी सही है। तो यहाँ पर सही कौन से है इन चारों में से? तो यहाँ पर जो सही विकल्प अपना है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर सही है, ए सही है और बी सही है। ए और बी यहाँ पर सही है, यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी सही है। लेकिन जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, यह सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा कि ए और बी यहाँ पर सही है। अगला जो क्वेश्चन है 85, वो यहाँ पर अपना क्वेश्चन है 85 जो क्वेश्चन अपना यहाँ पर है वो यहाँ पर है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? राज्य का प्लास्टिक केंद्र या प्लास्टिक हब माना जाता है, वो कौन सा जिला है? दौसा है, भरतपुर है, अलवर है, जयपुर है। तो वह जिला कौन सा है जो राज्य का प्लास्टिक केंद्र माना जाता है? तो राज्य का जो प्लास्टिक केंद्र जिस जिले को माना जाता है वो यहाँ पर जिला है दोस्तों जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 86। 86 अपना क्वेश्चन है, वो है कि कोलवी कंदरा जिनको बौद्ध कंदराए भी कहते हैं, कोलवी कंदरा और चांदखेड़ी क्या है? चांदखेड़ी एक जैन धार्मिक स्थल है। कोलवी कंदरा और चांदखेड़ी किस जिले में स्थित है? ये दोनों किस जिले में है? कोलवी कंदरा और चांदखेड़ी किस जिले में है? बारां में है, सवाई माधोपुर में है, बूंदी में है, या फिर झालावाड़ में है? तो कोलवी कंदरा और चांदखेड़ी ये जिस जिले में है वो जिला यहाँ पर दोस्तों है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ में कोलवी कंदरा और चांदखेड़ी स्थित है। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है 87 अपना यहाँ पर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? 2011 में किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर, बीकानेर, पाली। ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो वे जिले जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया था वे जिले यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। यहाँ पर जो 87 में जो राइट आंसर होगा वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। इन जिलों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 88। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दे रखा है, सूची 1 में दे रखा है पशुधन और सूची 2 में दे रखा है नस्ल, यानी इनको आपस में सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 में ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2, 4, 1, 3। यानी भेड़ की जो नस्ल है वो यहाँ पर है नाली। भेड़ की नस्ल है नाली नस्ल भेड़ की है। गोवंश की यहाँ पर जो नस्ल है वो है सांचोरी गोवंश की नस्ल है। भैंस की नस्ल यहाँ पर है सूरती नस्ल भैंस की है। और बकरी की जो नस्ल यहाँ पर है वो बकरी की नस्ल यहाँ पर है बर्बरी बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 88 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? आहड़ को, गिलुंड को, कालीबंगा को, गणेश्वर को। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो वह है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किसमें? 89 वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पर है 90। गिलुंड और
भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़ से, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो गिलोंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये दोस्तों दोनों सभ्यताएं किस सभ्यता से संबंधित है? ये दोस्तों यहाँ पर संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहाँ पर, आहड़ से संबंधित है। गिलोंड और भगवानपुरा आहड़ सभ्यता से संबंधित है। 90 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 90 क्वेश्चन 90 जो क्वेश्चन है अपना, उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आहड़। 91 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर अपना है, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित किन पुरास्थल के उत्खनन से संबद्ध रहे हैं? कालीबंगा, बेराट, आहड़, गणेश्वर। तो ये नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ये जो इनका जो संबंध था वो यहाँ पर था, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बेराट से। ये दोनों बेराट से संबंध थे। 91 में जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 92 गटियाला शिलालेख का संबंध, कौन सा शिलालेख? गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? कुकुक से, बाउक से, सिलुक से या फिर रज्जिल से? तो गटियाला शिलालेख का संबंध किस प्रतिहार शासक से है? तो यहाँ पर जो गटियाला शिलालेख है उस शिलालेख का संबंध है वो ककुक से है। ककुक से यहाँ पर संबंध है। तो 92 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ककुक। गटियाला शिलालेख का संबंध ककुक से है। 93 अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह था अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज? तो यहाँ पर अजमेर का पहला शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे वो यहाँ पर है अजयराज। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अजयराज ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। अगला जो क्वेश्चन है 94 वो यहाँ पर है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही काल अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था और जीता था वो जीता था यहाँ पर जीता तो था। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पर आरपीएससी द्वारा 94 वाले क्वेश्चन को आरपीएससी द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 95 जो क्वेश्चन है अपना वो यहाँ पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर साक्षरता 75% से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो जिले यहाँ पर दोस्तों है, एक तो है कोटा और दूसरा जिला है जयपुर। कोटा और जयपुर, तो यहाँ पर कोटा और जयपुर अपना ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना होगा वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
75% से अधिक जनसंख्या साक्षरता कौन से जिलों में? कोटा और जयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 95 में राइट हो जाएगा। 96, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना किसने की थी? ये आलोचना किसने की थी? क्या ये आलोचना जेम्स आउट्रम ने की थी, कर्नल होम्स ने की थी, आईटी प्रिचार्ड ने की थी, कैप्टन सीएल सावर्स ने की थी? तो ये आलोचना किसने की थी? तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना किसने की? ये आलोचना दोस्तों की थी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सावर्स ने। ये आलोचना किसने की थी? सावर्स ने ये आलोचना की थी। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें कि तांत्या टोपे के फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना किसने की थी? कैप्टन सीएल सावर्स ने ये आलोचना की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर 96 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बहारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसने कही थी ऐसी बात? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने ये बात बोली थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रास बिहारी बोस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पर है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है अपना वो यहाँ पर है 98 है। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना वर्ष 1938 में की अध्यक्षता में की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई? माणिक्यलाल वर्मा, बुरेलाल, बलवंत सिंह मेहता, अर्जुन लाल सेठी। तो मेवाड़ प्रजा मंडल की जो स्थापना की गई थी वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जो है वो स्थापना की गई थी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। तो 98 वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 99। अगला क्वेश्चन है 99 अपना यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 99। अगला क्वेश्चन है मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? मेव कृषक आंदोलन का जो मुख्य नेता था वो कौन था? मीर आलम था, बख्शी गुलाम मोइनुद्दीन था, यासीन खां था या अहमद यादगार खां था? तो 99 में जो राइट आंसर होगा वो होगा यासीन खान। जो मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता था वो मुख्य नेता था यासीन खान। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो अपना यहाँ पर है खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष
बदलकर बाबर का साथ दिया। खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? झाला अज्जा ने दिया था, सलहदी तंवर, भूपत राय, माणिक चंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा कि किसने जो है राणा सांगा का साथ छोड़कर किसके पक्ष में चला गया था? बाबर के पक्ष में चला गया था। वह था सलहदी तंवर। कौन था? सलहदी तंवर जो है वह राणा सांगा के पक्ष छोड़कर बाबर के पक्ष में चला गया था खानवा के युद्ध के समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने जीके के पेपर के सारे 100 सवाल 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। थैंक यू सो मच।